पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। वोटिंग में बस 3 दिन बचे हैं पहले राउंड की वोटिंग में, और उसके ठीक पहले मोदी राहुल एक ही जगह पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ आज आपको दिखाऊंगा। राहुल के हेलीकॉप्टर पर छापे से इधर हंगामा मचा है, और उधर जो 4000 करोड़ मिले उसका क्या। ममता बनर्जी की नई चेतावनी, निशाने पर चुनाव आयोग क्यों आ गया यह भी बताऊंगा। बिहार में घुसे योगी तो लालू को साइलेंट मोड से बाहर आना पड़ गया। कैसे दिल्ली में कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट देकर नई मुसीबत खड़ी कर ली है। यानी 2024 के चुनाव पर हर बड़ी खबर सबसे पहले चैप्टर में होगी। इसके बाद बात होगी केजरीवाल की। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नया झटका। चुनाव तो समझिए गया हाथ से। तिहाड़ में अपने ही बनाए नियम से कैसे फंस गए केजरीवाल यह भी बताऊंगा। और केजरीवाल के बाद तिहाड़ पहुंचने का नंबर क्या अब अमानतुल्लाह खान का है, आज इस पर भी बात होगी। फिर बात होगी एक्टर सलमान खान की, जिनके घर पर गोलियां चली। उसकी असल वजह क्या सामने आई है यह बताऊंगा। जब घर पर गोलियां चली तो सलमान खान बालकनी से कितनी दूरी पर थे। अमेरिका से कैसे सलमान के घर पर फायरिंग का ऑर्डर आया, और सलमान खान पर 3 हमले फेल हो चुके हैं। क्या अब चौथे हमले की भी तैयारी चल रही है, यह चैप्टर भी आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। 21 रिटायर्ड जजेस ने भारत के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि कुछ गुट राजनीतिक हितों और अपने फायदे के लिए दबाव बनाकर, गलत सूचना फैलाकर, सार्वजनिक अपमान के जरिए जुडिशरी पर जनता के भरोसे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चिट्ठी में यह नहीं बताया गया है कि किन घटनाओं को लेकर सीजेआई को चिट्ठी लिखी गई है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने लाहौर के डॉन अमीर सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी। अमीर सरफराज वही आदमी है जिस पर जेल में सरबजीत की हत्या का आरोप था। अमीर सरफराज ने 2013 में लाहौर जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को पीट कर मार डाला था। अमीर सरफराज की हत्या पर सरबजीत की बेटी ने कहा कि जो जैसा करता है उसके कर्मों का फल उसे मिल जाता है। रामनवमी को देखते हुए अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने गाइडलाइन जारी की है। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक किसी भी तरह के वीआईपी दर्शन और वीआईपी पास पर बैन लगा दिया गया है। 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक के ऑनलाइन पासेस भी निरस्त कर दिए गए। राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों से अपील की है कि रामलला के जन्मोत्सव के मौके पर मोबाइल लेकर ना आइए। रामनवमी पर आने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत से जुड़ा एक बड़ा राज खुला है। मरने से पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताने वाला था। अब अतीक के बेटे अली ने इसका खुलासा किया। अली ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम गद्दार है, और यही बात अशरफ कहने वाला था। अली ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम की तरह कई और गद्दार हैं। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस साल 29 जून से 19 अगस्त तक यात्रा चलेगी। अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन फीस प्रति व्यक्ति 150 रुपए रखी गई है। अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए वेबसाइट पर बताई गए बैंकों के जरिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया जा सकता है। 13 साल से छोटे और 70 साल से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की यात्रा में शामिल नहीं हो सकता है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमले के बाद अब इजरायल ने जवाब देने की तैयारी कर ली है। शनिवार रात ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए। ईरान ने इसी का बदला लेने के लिए इजरायल पर हमला किया। भारत ने दोनों देशों से कहा है कि शांति और कूटनीति के जरिए विवाद का हल निकालें। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। वोटिंग से 3 दिन पहले मोदी राहुल एक ही जगह पहुंचे, और फिर क्या हुआ आज आपको दिखाऊंगा। राहुल के हेलीकॉप्टर पर छापे से हंगामा मचा है, लेकिन उधर जो 4000 करोड़ मिले उसका क्या। ममता बनर्जी की नई चेतावनी, निशाने पर चुनाव आयोग क्यों आ गया। बिहार में योगी घुसे तो लालू को कैसे साइलेंट मोड से बाहर आना पड़ा। दिल्ली में कैसे कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी का चुनाव हो रहा है, और उसमें कौन भारी पड़ रहा है, आंकड़े क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा। यानी सबसे पहले 2024 के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर का चैप्टर। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को पहला वोट पड़ेगा, और इससे पहले चुनाव प्रचार धीरे धीरे अब पीक पर पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस सबसे पहले दक्षिण पर है, यह तो दिखाई है लगातार।
क्योंकि वहां पर तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में पहले और दूसरे चरण में वोटिंग है। और नरेंद्र मोदी का फोकस है, चूंकि बीजेपी को 370 पार ले जाना, एनडीए को 400 पार ले जाना, तो उनको पता है कि दक्षिण में अगर नंबर नहीं आए तो फिर यह पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए उनका पूरा फोकस दक्षिण पर रहा। पीएम मोदी का पूरा जोर इस बात पर है कि इस बार साउथ में बीजेपी सबको सरप्राइज करे। इसलिए पीएम मोदी तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जोर लगा रहे। आज पीएम मोदी केरल में थे। इत्तेफाक यह भी रहा कि आज राहुल गांधी भी केरल में प्रचार कर रहे थे, मतलब दोनों नेता केरल में, एक ही राज्य में पहुंच गए दोनों। लेकिन इसमें फर्क यह था कि जहां पीएम मोदी अपने पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स को जिताने में ताकत लगा रहे थे, वहीं राहुल गांधी की पूरी ताकत इस बात पर लग रही थी कि किसी तरह अपनी सीट वायनाड को बचाया जाए। आज यही बात राहुल गांधी के बारे में पीएम मोदी ने केरल में कही भी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को तो यूपी की खानदानी सीट बचाना भी मुश्किल हो गया, तो उन्होंने केरल को अपना ठिकाना बना लिया। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट पर इस बार जीत को लेकर वाकई में सेफ फील नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। जिस संगठन की बात पीएम मोदी कर रहे हैं वो संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई, जिस पर सरकार पहले ही बैन लगा चुकी है। लेकिन पीएफआई से जुड़ा राजनीतिक संगठन माना जाने वाला एसडीपीआई अब भी एक्टिव है। केरल में एसडीपीआई ने ऐलान किया था कि वो चुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने में कांग्रेस का सपोर्ट किया जाए। एसडीपीआई ने केरल में कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही और यह भी कहा था कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स का प्रचार करने के लिए भी तैयार है। 2019 के चुनाव में एसडीपीआई ने केरल की 20 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस पार्टी को करीब 80,000 वोट मिले थे। इस बार केरल में कांग्रेस को एसडीपीआई के बिना शर्त समर्थन के ऐलान की बात पर कांग्रेस को ऐसा लगा कि यह बात उनके खिलाफ जा सकती है, इसलिए कांग्रेस ने कह दिया कि उन्होंने एसडीपीआई से ना तो कोई समर्थन मांगा है, ना ही एसडीपीआई के समर्थन की उन्हें जरूरत है। लेकिन इस पर कांग्रेस केरल में लेफ्ट और बीजेपी दोनों के निशाने पर आ गई। दोनों कांग्रेस को इस बात पर लगातार घेर रहे हैं। दरअसल बीजेपी और लेफ्ट के अटैक के बीच केरल में राहुल गांधी के लिए इस बार का चुनाव इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि राहुल गांधी के सामने वायनाड में लेफ्ट ने बड़ा चेहरा एनी राजा और बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को चुनाव में उतारा, जबकि पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में लेफ्ट ने वायनाड में कमजोर कैंडिडेट उतारा था और बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़ा चेहरा तो था नहीं। इसी वजह से 2019 में लेफ्ट के कैंडिडेट को 3 लाख से भी कम वोट मिले। एनडीए के कैंडिडेट को तो महज 78,000 मिले थे। 2019 में राहुल गांधी वायनाड में 7 लाख से ज्यादा वोट यानी करीब 65% वोट पाकर बड़े अंतर से जीत गए। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार लेफ्ट की एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्रन दोनों वायनाड में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी केरल में लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेफ्ट और बीजेपी दोनों राहुल गांधी पर लगातार अटैक कर रहे हैं कि वायनाड को फुल टाइम सांसद चाहिए, ना कोई टूरिस्ट सांसद चाहिए, क्योंकि भाई राहुल गांधी वहां पूरे टाइम तो रहते नहीं है। तो लेफ्ट भी कह रहा है कि ये तो पर्यटक सांसद हैं भाई, आते हैं घूम के चले जाते हैं। इसी वजह से वायनाड में राहुल गांधी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पहले वो नामांकन के लिए वायनाड गए थे और बड़ा रोड शो किया। आज फिर वो वायनाड पहुंच गए, वहां पर राहुल गांधी ने रोड शो किया। वो केरल में 2 दिन के लिए गए हैं, कल भी वो केरल में ही रहेंगे और केरल में राहुल गांधी की वायनाड समेत सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। केरल कांग्रेस के लिए अहम राज्य भी है, क्योंकि 2019 के चुनाव में केरल की 20 में से 19 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जीती थी। सिर्फ 1 सीट सीपीएम को गई थी। लेकिन इस बार केरल में भी कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत दिख रही है। वैसे कांग्रेस के लिए मुसीबतों की कोई कमी तो है नहीं। आज वायनाड पहुंचने से पहले भी राहुल गांधी एक नई मुसीबत में फंस गए। जब राहुल गांधी तमिलनाडु से केरल के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे तो तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग का जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है उसने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया। ये रोको जरा 1 मिनट उड़ने के पहले। फिर चुनाव आयोग की टीम ने हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। देखिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं
लेकिन उसके पहले वहां तलाशी हुई। हालांकि जांच के बाद हेलीकॉप्टर को आगे जाने के लिए क्लीन चिट मिल गई, लेकिन बड़ा बवाल हो गया कि बॉस राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर कैसे चेक हो गया। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ तो कांग्रेस ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस बोली कि सिर्फ राहुल गांधी का ही हेलीकॉप्टर क्यों चेक होगा बॉस, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का चॉपर भी तो जांच करो। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएम और गृहमंत्री को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस तो मत दो। कुछ दिन पहले टीएमसी ने भी आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे उसको इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सर्च किया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी के नेताओं के चॉपर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों को चेक करने चाहिए। चॉपर की चेकिंग को लेकर विपक्ष जो इतना हल्ला कर रहा है उसके क्या नियम है यह भी सुन लीजिए। दरअसल इलेक्शन कमीशन का एक फ्लाइंग स्क्वाड होता है, उड़न दस्ता, जो ये पूरे चुनाव में एक्टिव रहता है, छापा वापा मारता रहता है। तो इसके पास अधिकार होता है कि शक हो, शिकायत कहीं से मिली हो तो इसके आधार पर सर्च ऑपरेशन कर सकती है फ्लाइंग स्क्वाड। इसके लिए रैली की जगह नेता के काफिले की गाड़ी, चॉपर, नेता से जुड़े किसी ऑफिस या घर, कहीं भी इनको लगे कि यहां पे शक है, कुछ पैसा वैसा हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो वहां ये लोग तलाशी ले सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें किसी बड़े नेता के सर्च ऑपरेशन की मनाही हो कि नहीं ये तो राहुल गांधी का, ये नहीं छू सकते, ऐसा नहीं है, सब बराबर है। इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि सर्च ऑपरेशन की वजह से नेता की सुरक्षा में कमी ना आए। इलेक्शन कमीशन की टीम पूरे सर्च ऑपरेशन का वीडियो भी तैयार करती है कि कल को कोई ये ना कह दे कि भाई ये तो डाल दिए, रख दिए, हम तो सोच रहे थे सर्च कर रहे हैं और इन्होंने ही फंसा दिया। तो पूरा जो है सब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इंडी गठबंधन के नेता भले ही अपने नेताओं के हेलीकॉप्टर्स की जांच को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से कैसे लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बॉस नोटों के बंडल मिल रहे हैं चुनाव आयोग को, सोने का बिस्किट मिल रहा है, शराब मिल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग ने पिछले कुछ दिनों में 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, मतलब करीब कितना हो गया, 40-45 दिन हो गया, इतने दिन में 44 दिन में चुनाव आयोग ने क्या क्या छापा मार के पकड़ा है आपको पता है? आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों वो छापा मार रहा है। आप देखिए 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल यानी 44 दिन, इसमें चुनाव 44 दिन में क्या क्या जब्त हुआ, जब्ती, इसका डेटा बता रहा हूं आप। इसमें 4658 करोड़ के चीजों को जब्त किया गया है। 4658 करोड़ बॉस 44 दिन में चुनाव आयोग पकड़ चुका है। इसमें कैश कितना मिला है? कैश 395 CR, 395 करोड़ तो खाली कैश मिला है जो इधर से उधर जा रहा था। सोना, चांदी, ये सब कीमती सामान अगर मिला लीजिएगा तो ये 489 करोड़ रुपया का सोना चांदी चुनाव आयोग पकड़ चुका है। अब और सुनिए, इतने में आपका दिमाग घूम रहा है तो सोचिए जो शराब पीने वाले तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा। 489 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी है चुनाव आयोग ने 44 दिन में। हर शराबी भर भर के बददुआ देगा चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव में शराब बांटने दिया जाएगा। इसके अलावा मुफ्त में बंटने वाला सामान, मुफ्त सामान जो मिला है वो मिला है 1142 करोड़ रुपया का, ये चुनाव आयोग ने पकड़ा है। और हर दिन ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे हर दिन 1 मार्च से लगातार ऑलमोस्ट एवरेज 100 करोड़ की चीजें जब्त की जा रही है। 100 करोड़, इतना मामला इधर से उधर हो रहा है और लोग हल्ला कर रहे हैं कि इसका क्यों चेक किए, उसका क्यों चेक किए। गजब ही है बॉस। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जनवरी और फरवरी में जो जब्ती हुई थी वो 7,502 करोड़ की हुई थी। 13 अप्रैल तक कुल जब्ती 12,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। 12,000 करोड़ रुपया चुनाव आयोग जब्त कर चुका है। ऐसे नोटों के बंडल, सोना चांदी, सब कुछ। तो चेकिंग नहीं होगा तो मिलेगा, इसीलिए ना चेकिंग हो रहा है। चुनाव आयोग इस चुनाव को सही तरीके से करवाने पर जोर लगाए हुए है, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर ही दबाव की राजनीति चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को लगातार कोस रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को फेवर कर रहा है और बीजेपी के इशारे पर
ईमानदार और मेहनती पुलिस अधिकारियों को हटा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटा दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों को हटाकर बीजेपी दंगों और हिंसा को उकसाना चाहती है। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर मुर्शिदाबाद मालदा में एक भी दंगा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की हो जाएगी। ममता ने धमकी दी कि अगर राज्य में एक भी दंगा हुआ तो वो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। कह रही है कि अगर वो सिंगूर में 26 दिन भूख हड़ताल कर सकती हैं तो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 55 दिन भूख हड़ताल पर बैठ सकती है। आए दिन वो दंगा हो जाएगा इसकी बात कर रही है, जबकि अभी तक कोई दंगा हुआ नहीं है। और कुछ अधिकारी ही दंगा रोक सकते हैं बंगाल में पुलिस में, बाकी पुलिस क्या दंगा रोकने के काबिल नहीं है। ममता बनर्जी ये बातें इसलिए कह रही हैं क्योंकि बंगाल को लेकर ममता बनर्जी कॉन्फिडेंट नहीं कहा जा रहा है। वो बीजेपी को लेकर बहुत टेंशन में, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति के लिए बीजेपी बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। ममता बनर्जी को इस बात की टेंशन है कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर न उभर जाए। बंगाल को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी बंगाल की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। मतलब वो टीएमसी को भी पीछे छोड़ देगी, ये प्रशांत किशोर कह चुके हैं। चुनाव पूर्व कई सर्वों में यह दावा किया जा चुका है कि बीजेपी बंगाल में 42 में से 25 सीटें जीत सकती है और टीएमसी 17 सीटों पर सिमट सकती है। इसलिए भी ममता बनर्जी टेंशन में है। इंडी गठबंधन की प्लेयर ममता बनर्जी को बंगाल में झटका लग रहा है, तो इंडी गठबंधन को बिहार जैसे राज्यों में बची खुची उम्मीद है, वहां भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाकर इंडी गठबंधन का स्कोर 0 करने की ठान रखी। बिहार में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतार दिया बॉस। ये यूपी में तो कर ही रहे थे, ये बिहार में भी चले गए। योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार के औरंगाबाद और नवादा में रैली की। योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और यह बिहार में उनका इस चुनाव का पहला अभियान है। बिहार में सीएम योगी ने कहा कि यह चुनाव नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट की बात करने वालों के बीच है। सीएम योगी ने यूपी में अपने मॉडल को याद दिलाते हुए यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार में कानून न मानने वालों का राम नाम सत्य हो जाता है। बिहार में सीएम योगी ने क्या क्या कहा है, एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि योगी के ताबड़तोड़ हमलों ने कैसे लालू यादव को साइलेंट मोड से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। जब सारी समस्या का समाधान तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है, देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के ही लोग हैं। बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया, उसे देखकर अब लालू यादव को भी एक्टिव होना पड़ा। लालू यादव खराब सेहत की वजह से चुनावी रैली में तो नहीं दिख रहे, लेकिन आज लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जरूर शेयर किया और संविधान संशोधन को लेकर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला देकर धमकी दे दी। लालू यादव जी को भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा, फिर बताता हूं कि बिहार में मोदी योगी की जोड़ी कैसे लालू की टेंशन बढ़ा रही है। लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। लालू यादव धमकी दे रहे हैं कि आंख निकाल लेगी जनता। इनकी बेटी धमकी दे चुकी है कि एक बार सत्ता में आए तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे। लालू यादव की टेंशन इसलिए है क्योंकि यूपी के बाद अब बिहार में भी मोदी योगी की जोड़ी धूम मचा रही है। दक्षिण बिहार में सीएम योगी की रैलियों की खूब डिमांड है, कहा जा रहा है। आज सीएम योगी ने औरंगाबाद और नवादा में जब रैली की तो औरंगाबाद और नवादा में 19 अप्रैल को वोटिंग भी है। इसके अलावा 19 अप्रैल को गया और जमुई में भी वोटिंग है। पीएम मोदी जमुई और नवादा 2 जगहों पर रैली ऑलरेडी कर चुके हैं। कल पीएम मोदी गया और पूर्णिया में चुनावी रैली करने वाले हैं। जिस पूर्णिया में पीएम कल रैली करने वाले हैं वो इस चुनाव की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि वहां पर पप्पू यादव के साथ लालू प्रसाद की आरजेडी ने बड़ा खेल कर दिया और कांग्रेस में जाकर भी पप्पू यादव को पूर्णिया में निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है।
पप्पू यादव के साथ ही न्याय नहीं करा पाए राहुल गांधी, न्याय यात्रा निकाले थे। पप्पू यादव ने तो पूर्णिया नहीं छोड़ा, लेकिन आरजेडी के खेल से एक और नेता को बिहार छोड़ना पड़ा, और इस नेता का नाम है कन्हैया कुमार। भाई जेएनयू वाले कन्हैया कुमार जो आजकल कांग्रेस में है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट दिया है। कन्हैया कुमार पहले सीपीआई में थे, 2019 का चुनाव बेगूसराय से लड़े थे, लेकिन बेगूसराय में हार जाने के बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस उनके लिए बेगूसराय की सीट अपने गठबंधन से तो ले नहीं पाई, ना ही बिहार में कोई और सीट दिलवा पाई। कन्हैया कुमार को एक सीट नहीं दिला पाई लोग बिहार में। पप्पू यादव को नहीं दिला पाए तो इनको कैसे दिलाते? क्योंकि आरजेडी ने उन सीटों पर कैंडिडेट्स का एक तरफा ऐलान कर दिया था, जिन सीटों पर कन्हैया कुमार के लड़ने के चांस बताए जा रहे हैं। माना जाता है कि आरजेडी के विरोध की वजह से कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार से हटाकर अब कहां दिल्ली ले आई कि जाओ दिल्ली से लड़ो। तो 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार को बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने बड़े अंतर से हराया। उस चुनाव का अगर रिजल्ट आपको बताऊं, कन्हैया कुमार अपने गृह प्रदेश में कैसे चुनाव में रगड़ दिए गए थे। आप देखिए, आपको 2019 का बता रहा हूं, बेगूसराय का। बेगूसराय, इसमें गिरिराज सिंह को कितना वोट आया था? गिरिराज सिंह को, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, इनको वोट आया था करीब 6,92,000 वोट, 6,92,000 वोट आया था इनको। और कन्हैया भैया को जो है, कन्हैया कुमार, इनको वोट कितना आया था? इनको वोट आया था 2,59,000, 69,000 माफ कीजिएगा, 2,69,000 यानी गिरिराज सिंह और इनके बीच जो अंतर था वो था 4,22,000। तो जो कन्हैया कुमार अपने गृह प्रदेश में 4,22,000 वोट से हार गए थे, उन्हें अब दिल्ली भेजा गया कि तुम जाओ दिल्ली में लड़ो। इस बार कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से टिकट दिया। यह भी कन्हैया कुमार के लिए बहुत मुश्किल सीट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी दिल्ली के इकलौते सांसद हैं बीजेपी के, जिन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा किया। मनोज तिवारी के अलावा बीजेपी ने दिल्ली में बाकी सभी का टिकट बदल दिया, कुछ लड़े नहीं, कुछ को बदल दिया। नॉर्थ ईस्ट सीट पर उतरने पर कन्हैया कुमार ने क्या कहा है वो सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि क्यों मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट सीट में टक्कर देना आसान नहीं है। जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है, तो दो टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन आशीर्वाद देगी। कन्हैया कुमार के आवाज में वो दम नहीं लग रहा है, लग रहा उनको अंदर से धक धक है। कन्हैया कुमार की एंट्री से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर लोगों की दिलचस्पी हालांकि बढ़ गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी को टक्कर देना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, इस पर करीब 28% पूर्वांचली वोटर्स हैं। दिल्ली में बीजेपी के 8 विधायक हैं, जिनमें से 3 विधायक इसी नॉर्थ ईस्ट सीट से आते हैं। 2019 के चुनाव में मनोज तिवारी को यहां करीब 7,88,000 वोट मिला था, 7,88,000, जबकि मनोज तिवारी के सामने 2019 में शीला दीक्षित जैसी बड़ी नेता लड़ रही थी, तब मनोज तिवारी को 7,88,000 वोट आए। पिछली बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी और इस बार दोनों साथ लड़ रही। लेकिन आप यह भी देखिए कि 2019 के चुनाव में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट जोड़ भी लिए जाएं तो भी वो मनोज तिवारी के करीब नहीं आते। और दूसरी बात यह कि मनोज तिवारी का वोट 2014 की तुलना में 2019 में और बढ़ गया था। भाई देखिए ना, आप मनोज तिवारी का हाल देखिए, आप जिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात हो रही, वहां कैसे कन्हैया कुमार हराएंगे, ये क्वेश्चन है। कि आपको बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, इस सीट पर क्या कैलकुलेशन है भाई, जरा देखिए। मनोज तिवारी जियो बिहार का लाला जो गाना गाए हैं रिंकिया के पापा, वो 2014 में इनको कितना वोट मिला? 5,96,000, 5,96,000 के वोट मिलता है मनोज तिवारी को 2014 में। 5 साल काम करते हैं, वोट क्या होता है भाई? वोट 5,96,000 से बढ़कर
7,87,000 हो जाता है। ये मनोज तिवारी का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पे जलवा है। ऑलमोस्ट 2 लाख वोट बढ़ गया। और इसी 2019 में अगर आप देखिएगा तो शीला दीक्षित को कितना वोट आया था? शीला दीक्षित को इनको कितना वोट आया था? इनको आया था 4,21,000, 21K शीला दीक्षित को, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री। और आम आदमी पार्टी ने दिलीप पांडे को उतारा था। इनको कितना वोट आया था? इनको आया था 1,90,000। तो अगर ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट जोड़ भी दें, इन दोनों का वोट जोड़ दें, तो इन दोनों का वोट जोड़कर भी कितना होता है? 6,11,000। और मनोज तिवारी अकेले कितना वोट लाए थे? 7,87,000। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जोड़ भी दीजिए तो भी मनोज तिवारी का वोट जो है 1,75,000 प्लस है। 1,75,000 प्लस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जोड़कर। और यह तब है जब दोनों अलग लड़े। अब साथ लड़ेंगे तो कई लोग तो कहते हैं कि इनके अपने लोग भी इनको वोट नहीं करेंगे कि कैसे तुम दोनों साथ लड़ रहे हो जी। तो कन्हैया कुमार की तो राह आसान नहीं है। इसके अलावा मनोज तिवारी के फेवर में यह बात भी जाती है कि कन्हैया कुमार की छवि विवादित रही है। जेएनयू मामले को लेकर कन्हैया कुमार खूब विवादों में रहे। उन पर आरोप लगते रहे कि वो जेएनयू में देश के खिलाफ बातें करने वालों के समर्थक रहे। इन्हीं सब बातों को मनोज तिवारी और बीजेपी याद दिला रही है। सुनिए कन्हैया कुमार पर मनोज तिवारी ने क्या कहा है। कांग्रेस की मानसिकता ऐसे लोगों को नहीं चुन पाई अपने पार्टी में जो देश का सम्मान करता हो, सेना का सम्मान करता हो, प्रधानमंत्री जैसे पद को मर्यादित ढंग से बात करता हो। क्या आपने कहीं सुना कि पूर्वांचल का व्यक्ति सेना को गाली देता हो? पूर्वांचल का व्यक्ति सेना का अदम्य साहस का सम्मान करता है और इस देश का सम्मान करता है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नेतृत्व करने वाले लोगों के अपना परिचय भी नहीं जोड़ सकता। दरअसल कन्हैया कुमार को दिल्ली से उतारकर कांग्रेस माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वो मिलकर बीजेपी को टक्कर देंगे। लेकिन दिल्ली में इंडी गठबंधन की राह आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 2 बार से दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीत रही है और इस बार तो केजरीवाल जेल के अंदर है। दूसरा, लोग कन्हैया कुमार के पुराने वीडियो निकाल के भर भर के दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि यही कन्हैया कुमार भर भर के पहले कांग्रेस को गाली देते थे। इन पर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ होने के आरोप लगते रहे हैं और लेके रहेंगे आजादी के नारे तो इनके बहुत ही गूंजे थे। तो अब पब्लिक इन पर भरोसा करेगी या मनोज तिवारी पर, यह जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन दिल्ली में एक संकट तो आम आदमी पार्टी पर भी है। पाठशाला में अगली क्लास में आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नया झटका लग गया है। चुनाव लग रहा है कि हाथ से गया इनके। तिहाड़ में अपने ही बनाए नियम में केजरीवाल कैसे फंस गए। केजरीवाल के बाद तिहाड़ पहुंचने का नंबर अब क्या अमानतुल्लाह खान का है? अब इसका चक्कर। नैतिकता के सारे पैमाने को कुचलते हुए अरविंद केजरीवाल पहले ही देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। और आज तो आम आदमी पार्टी ने नैतिकता की गिरावट का एक और रिकॉर्ड बना दिया। देश के इतिहास में आज पहली बार 2 सिटिंग सीएम की तिहाड़ जेल में मुलाकात कराई गई। यह ऐसी मुलाकात थी जो शायद आज तक देश की किसी जेल में नहीं हुई होगी कि 2 सिटिंग सीएम जेल में मिल रहे हैं। जहां आरोपी की तरह बंद एक सिटिंग सीएम को मिलने के लिए दूसरे सिटिंग सीएम कॉमन विजिटर की तरह पहुंचे हों। यानी आज अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में वो किस्सा भी गढ़ दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। शायद यही राजनीति वो बदलने आए थे, जिससे एक सिटिंग सीएम जेल में दूसरे सिटिंग सीएम से मिल सके। आज तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पहले देख लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी का क्या हुआ। 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बता दिया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दौड़े दौड़े ये लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को तुरंत राहत तो मिली नहीं। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल वाले हफ्ते में होगी। यानी केजरीवाल और उनके वकील भले दौड़े दौड़े गए कि सर हमारा मामला बहुत अर्जेंट है, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी कि हाँ केजरीवाल जी का मामला लाइए, दिखाइए, सबको पीछे है, तुम हटो केजरीवाल जी। ये कोर्ट में नहीं हुआ बॉस। आप दिमाग में आप मुख्यमंत्री मानते हैं आपको, लेकिन कोर्ट के सामने आप एक आम आदमी हैं, जो कि आपको होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कुछ दलीलें भी उन्होंने रखी, लेकिन इन दलीलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि वो कुछ ऐसे फैक्ट्स रखना चाहते हैं जिससे कोर्ट की आत्मा हिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बहुत हैरान करने वाला मामला बताते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव के वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस में कुछ चुनिंदा लीक्स का भी जिक्र किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें नहीं पता आप किस लीक्स की बात कर रहे हैं, अभी के लिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से इसी शुक्रवार को अगली सुनवाई की मांग कर दी कि सर फ्राइडे को सुन लीजिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो सुनवाई की रीजनेबल डेट देंगे और ऐसी तारीख देंगे जो जल्द होगी, लेकिन आप जो मांग रहे हैं वो तारीख नहीं होगी, क्योंकि यह संभव नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के बचाव में कई और दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें अगली तारीख के लिए बचा के रखिए ना, तब न सुनेंगे। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ये चाहते थे कि 19 अप्रैल जिस दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है, उसी दिन केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो जाए। हालांकि ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में राहत के लिए चुनाव कोई ग्राउंड हो ही नहीं सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को कहा गया कि जब हमने नोटिस जारी कर दिया है तो उसके बाद आपको आगे दलील नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम फैक्ट्स जानते हैं, हमने सारी चीजें देखी हैं, हमने इस पर बहुत ज्यादा वक्त बिताया है और इसीलिए अब ईडी का जवाब आने दीजिए, फिर चर्चा होगी। यानी मोटे तौर पर कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल चुनाव को देखते हुए जो राहत सुप्रीम कोर्ट से चाह रहे थे, नहीं मिली बॉस। दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लग गया। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक की, इसलिए आज उन्हें दिल्ली की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि जांच अभी अहम स्टेज पर है, इसलिए न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ाया जाए। हालांकि कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 8 दिन और बढ़ा दी। इधर अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, उधर लोकसभा चुनाव सिर पर आकर खड़ा हो गया है। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल परेशान है और कोर्ट में बार बार लोकसभा चुनाव की दलील दे रहे हैं। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल को तब तक राहत मिलती भी है या उनका पूरा चुनाव ही जेल में निकल जाता है। कानूनी मोर्चे पर तो अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, लेकिन तिहाड़ जेल में उन्हें पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलकर थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ में मिलने के लिए आज पंजाब के सीएम का काफिला तिहाड़ जेल पहुंचा। भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक भी थे। पंजाब के सीएम और अरविंद केजरीवाल के बीच तिहाड़ जेल में आधे घंटे तक मुलाकात चली। मुलाकात के बाद भगवंत मान बाहर आए तो उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। एक बार भगवंत मान जी को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि तिहाड़ से केजरीवाल का कौन सा नया संदेश बाहर आया है। आधे घंटे की मुलाकात की, 12 से 12:30 बजे तक, और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी, तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कर। तिहाड़ जेल में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की वही मुलाकात है जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में यातनाएं दी जा रही, उन्हें किसी से मिलने ही नहीं दिया जाता। और अब मिलने दिया गया तो अलग कमरे में क्यों नहीं मिलवाए, इसको लेकर शिकायत है। जबकि हमने आपको बताया था कि तिहाड़ जेल में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात जरूर होगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा इंतजाम करने होंगे और उसी वजह से पहले मुलाकात नहीं हो पाई। आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात एक ऐसे रूम में हुई जिसमें बीच में शीशा लगा हुआ था। एक साइड अरविंद केजरीवाल थे, दूसरी तरफ भगवंत मान और संदीप पाठक थे। दोनों तरफ फोन लगे हुए थे, जैसे फिल्म में नहीं दिखाते फोन पे उठा के बात करते हैं, उससे बातचीत हो पाई।
लेकिन इस मुलाकात पर भी आम आदमी पार्टी ने फिर से तिहाड़ प्रशासन और बीजेपी को आरोपों में लपेट दिया। भगवंत मान ने यह आरोप लगाया कि उन्हें अरविंद केजरीवाल फेस टू फेस उनसे नहीं मिलने दिया गया। भगवंत मान ने इसके लिए तिहाड़ जेल के मैनुअल के रूल नंबर 602 का हवाला दिया और बताया कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ प्रिजन अच्छे कैदियों को फेस टू फेस भी मिलने दे सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को फेस टू फेस नहीं मिलने दिया गया। भगवंत मान ने कहा कि जब पी चिदम्बरम जेल में बनते तो सोनिया गांधी को भी पी चिदम्बरम से 1-to-1 मिलने दिया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा नहीं किया गया। हालांकि एक इंटरव्यू में दिल्ली के डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स संजय बेनीवाल ने कहा कि कैदियों को हार्डकोर क्रिमिनल और नॉर्मल क्रिमिनल में नहीं बांटा जाता। उन्होंने बताया कि जेल मैनुअल जो दिल्ली सरकार का ही बनाया हुआ है उसमें कैदियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। डीजी प्रिजन्स ने साफ कहा कि हर कैदी के कुछ बेसिक अधिकार होते हैं, वो हर कैदी को वो अधिकार मिले ये देखना उनकी ड्यूटी। यही बात बीजेपी भी कह रही है कि साल 2018 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ही तो तिहाड़ जेल रूल्स में बदलाव किए थे और नियम के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को अपने वकील से फेस टू फेस मिलने दिया जा रहा है, जबकि विजिटर्स से फेस टू फेस मिलने की सुविधा ही नहीं है। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बीच क्या बात हुई, अब वो भी सुनिए। भगवंत मान और संदीप पाठक ने बाहर आकर जो बताया उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को देखते हुए भगवंत मान भावुक हो गए। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। जब भगवंत मान और संदीप पाठक ने अरविंद केजरीवाल से उनका हाल पूछा, उनकी तबीयत पूछी, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी चिंता मत करो, वो संघर्ष के लिए तैयार है। ये बताओ कि जनता कैसी है, ये बताओ कि जनता क्या कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं से पूछा कि दिल्ली में फ्री बिजली तो मिल रही है ना, पावर कट तो नहीं हो गया, स्कूल तो सही से चल रहे हैं ना, पढ़ाई तो सही तरीके से हो रही है ना। अरविंद केजरीवाल ने पूछा, ये बताए हैं आम आदमी पार्टी वाले कि ये अरविंद जी पूछे कि हमको छोड़ो, तुम बताओ स्कूल चल रहा है ना, बिजली आ रही है ना, ये एलजी ने बिजली तो नहीं काट दी, सब गर्मी में तो नहीं रह रहे हैं, पसीना से तरबतर तो नहीं हो गए, ऐसा लग रहा है उनको शायद जेल में। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक तो चल रहे हैं ना, दवाइयां मिल रही हैं ना। भगवंत मान और संदीप पाठक का दावा है कि मुलाकात के दौरान जब जब उन्होंने केजरीवाल का हाल पूछा तब तब वो यही कह रहे थे कि मेरी चिंता छोड़ दो। देख रहे हैं, हालांकि यही सब पूछना था कि मोहल्ला क्लिनिक कैसा चल रहा है, बिजली आ रही कि नहीं, फ्री बिजली तो बंद हो गई नहीं हो गई, तो वो तो शीशे के इधर से भी पूछ लिए, क्या ही है उसमें। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने आज ये भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बताया कि अगले हफ्ते से वो दो मंत्रियों को तिहाड़ जेल बुलाएंगे और दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। हालांकि जब आम आदमी पार्टी के सांसद से पूछा गया कि दिल्ली के मंत्री कैसे जेल में अरविंद केजरीवाल से मिल लेंगे, क्या इसके लिए कानूनी मंजूरी ली है, तो इस पर संदीप पाठक ने कहा कि जो लीगल प्रक्रिया है उसको देखते हैं आगे कैसे होगा। मतलब अभी लीगल प्रक्रिया देखे नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि मैं अगले हफ्ते से दो मंत्रियों से मिलूंगा। इधर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उधर उनके एक और करीबी के जेल आने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के भर्ती घोटालों में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत की अर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमानतुल्ला खान को 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का भी ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी आदेश दिया कि अगर उन्हें केस में कुछ सबूत मिलते हैं तो वो अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी अमानतुल्ला को पूछताछ के लिए कई समन ऑलरेडी भेज चुकी है, लेकिन अमानतुल्ला खान ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्ला खान के वकील से पूछा कि बार बार समन भेजे गए लेकिन आप पेश क्यों नहीं होते जी, ये गलत बात है, हम इसे कैसे माफ कर सकते हैं। यानी जो केजरीवाल जी ने किया था कि बार बार समन आया लेकिन वो नहीं गए, वही अमानतुल्ला खान ने किया है और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने पेश होने का भी आदेश दे दिया, अग्रिम जमानत भी नहीं दी और यह भी कह दिया कि अगर सबूत दिखे तो अरेस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है अगला नंबर इन्हीं का हो। लेकिन क्या अगला हमला भी होगा सलमान खान के ऊपर? अब इसका चैप्टर। सलमान खान के घर पर गोलियां चली, उसकी असली वजह क्या है? जब घर पर गोलियां चली तो सलमान खान बालकनी से कितनी दूरी पर थे? अमेरिका से कैसे सलमान के घर पर फायरिंग का ऑर्डर आया? सलमान खान पर 3 हमले तो फेल हो गए, क्या अब चौथे हमले की भी तैयारी है? अब इसका चैप्टर। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर रविवार को हुई फायरिंग से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सनसनी फैल गई। सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई
तो सलमान घर के अंदर मौजूद थे। यह तस्वीर देखिए, 11 अप्रैल को ईद के मौके पर सलमान खान ने घर की बालकनी में आकर फैंस को बधाई दी थी और उसके ठीक 3 दिन बाद उसी बालकनी पर फायरिंग की गई। आप देखिए, जहां पर सलमान खान खड़े हैं वो 3 दिन पहले की तस्वीर है और सोचिए 3 दिन बाद उसी बालकनी के बगल में फायरिंग। देखिए दीवार में गोली के निशान। अब इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने हैं, जैसे सलमान खान के घर पर शूटिंग किसने की? शूटिंग ये फिल्मों वाली शूटिंग नहीं, फायरिंग किसने की? फायरिंग करने वालों का मकसद क्या था? सलमान के घर पर गोली चलाने का आदेश कहां से आया था? सलमान के पीछे पड़े 4 गैंगस्टर्स कौन हैं? क्या फायरिंग के बाद सलमान खान अपना घर बदलने वाले हैं? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। सलमान खान मुंबई के बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं और आज से नहीं सालों से रह रहे हैं। और रविवार सुबह 5 बजे के करीब सलमान के घर पर 2 हमलावरों ने गोलियां चलाई। दोनों हमलावर जो आपको दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, दोनों हमलावर सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाते हुए कैद हो गए। सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने दोनों हमलावर बाइक पर बैठकर गोली चलाते हुए निकल गए। यह उसी वक्त की तस्वीर बताई जा रही है। आप देखिए ना तस्वीर, जिसमें सलमान खान के घर की दीवारों पर गोलियों के निशान दिख रहे हैं। इसमें से एक गोली उस बालकनी के पास दीवार पर लगी है जहां से अक्सर सलमान खान अपने फैंस का अभिवादन करने के लिए आते हैं। बगल में इधर बालकनी है, इधर गोली लगी है। ये देखिए गोला बना रहा है ना, वही गोली लगी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस फौरन एक्टिव हुई और मामले की जांच शुरू की। सलमान के घर पर 4 राउंड फायरिंग हुई है, 4 राउंड। फायरिंग के वक्त सलमान खान घर पर ही थे। पुलिस को घर के बाहर जिंदा कारतूस मिला। फायरिंग करने के बाद हमलावर फरार हो गए। सलमान खान जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं वहां आमतौर पर एक पीसीआर वैन हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे वहां पर पीसीआर वैन नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले की पहचान विशाल उर्फ कालू के रूप में की है। तस्वीर देखिए, विशाल उर्फ कालू। पुलिस कह रही है कि इसी ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद विशाल की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस इसकी तलाश कर रही है। इस तस्वीर में एक हमलावर काली जैकेट और सफेद टी शर्ट में नजर आ रहा है, जबकि इसके पीछे दूसरा लाल टी शर्ट में है। यही विशाल उर्फ कालू है। विशाल के साथ उसका एक साथी भी दिख रहा है, हालांकि अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। आपको विशाल के बारे में बताता हूं कि यह आदमी है कौन। विशाल कालू गुरुग्राम के सेक्टर 5 का रहने वाला है। 2016 से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम कर रहा है। लॉरेंस के करीबी रोहित गोदारा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी साल मार्च में सचिन मुंजाल की हत्या रोहतक में हुई थी। स्क्रैप कारोबारी सचिन मुंजाल की हत्या में विशाल का नाम भी आया था। विशाल उर्फ कालू कोई मामूली शूटर नहीं था, बल्कि वो पहले भी हत्या कर चुका है और इसी वजह से सलमान के घर पर फायरिंग के लिए विशाल को कहा जा रहा है कि चुना गया। बिश्नोई गैंग ने विशाल को अपनी गैंग में उस समय जोड़ा जब ये छोटी मोटी चोरी और लूटपाट जैसे अपराध करता था। बिश्नोई गैंग का यह पैटर्न रहा है कि ये जेल में बंद उन लड़कों को अपने साथ जोड़ते हैं जो पैसों के लिए बड़े अपराध करने को तैयार हो जाते हैं। फायरिंग की घटना पर सलमान खान के भाई अरबाज खान ने पहली प्रतिक्रिया दी। अरबाज खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सलीम खान की फैमिली के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों की गोलीबारी बहुत परेशान करने वाली है। इस घटना से हमारा परिवार सदमे में। इस घटना को लेकर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया है। कुछ लोग जो हमारे परिवार के करीबी होने का दावा कर रहे हैं वो मीडिया में गलत बयान दे रहे हैं कि यह घटना पब्लिसिटी स्टंट है और इस घटना का परिवार पर कोई असर नहीं पड़ा। हम इस समय घटना की जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा है और हमें आश्वासन दिया गया है वे हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी क्षमता से सब कुछ करेंगे। सलमान खान के घर पर फायरिंग की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई टीमें भी बना दी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की 3 टीमें दिल्ली, बिहार और जयपुर पहुंची हैं। पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी निकाली जा रही है। गुरुग्राम में विशाल कालू के घर पर भी पूछताछ की गई है। 6 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार में शूटर्स की तलाश की जा रही है। गुरुग्राम में विशाल कालू के घर पर पुलिस गई और परिवार के लोगों से पूछताछ की। विशाल कालू की बहन ने कहा कि वो लोग खुद परेशान हैं कि विशाल कहां है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आदेश कहां से आया ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उस वारदात में शामिल 5 गैंगस्टर कौन है आपको यह भी बताता हूं जो सलमान खान की जान के दुश्मन बने हुए हैं।
पहला नाम बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, जो जेल में बंद है। अनमोल बिश्नोई, यह अमेरिका में रहता है। तीसरा नाम है गोली बराड़ का, यह कनाडा में रहता है। गोल्डी बराड़, माफ कीजिएगा, गोल्डी बराड़ का। रोहित गोदारा, यह अमेरिका में रहता है। और फिर काला जठेड़ी, यह जेल में बंद है। पुलिस भी इन पांचों को केंद्र में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर लेटर के जरिए ली। इन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली है कि हम नहीं चलाई। उस पोस्ट में इन पांचों के नाम भी लिखे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस लेटर को कंफर्म नहीं किया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो पोस्ट डाला गया, उसकी शुरुआत मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के शेर से हुई और इसमें लिखा गया है कि हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला, अगर जंग से हो तो जंग ही सही। आगे इन्होंने लिखा कि सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत पर को। यह पहली और आखिरी चेतावनी है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी और जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुमने भगवान मान रखा है, उसके नाम के हमने 2 कुत्ते पाले हुए हैं। बाकी ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं। यह उस पोस्ट में लिखा। इस सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, काला जिठाड़ी का नाम लिखा हुआ है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने से पहले बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को कई बार धमकी दी थी, लेकिन इस बार बिश्नोई गैंग ने धमकी देने की बजाय ट्रेलर दिखाने का प्लान बनाया। यह पूरी प्लानिंग कैसे की गई और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, वो भी आपको बताता हूं। कहा जा रहा है कि 1 महीने से सलमान के घर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जो अमेरिका में रहता है, उसने इसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा को दी, बताया गया। रोहित गोदारा भी अमेरिका में रहता है और वहां से सारे काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शूटर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क रोहित गोदारा का ही है। रोहित गोदारा ने ही पिछले साल दिसंबर में जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई थी। सलमान के घर फायरिंग के लिए शूटर्स का सिलेक्शन रोहित गोदारा ने किया, बताया गया। रोहित गोदारा ने विशाल कालू और एक दूसरे शूटर का इंतजाम किया। रोहित गोदारा ने ही दोनों शूटर्स को हथियार भी मुहैया करवाए थे। यह अभी तक की जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। शूटर्स और हथियार का इंतजाम होने के बाद अब सलमान के घर पर फायरिंग की तारीख तय होनी थी। यानी अमेरिका में बैठे बैठे मुंबई में सलमान खान के घर पर हमले की प्लानिंग हो गई, जिसके बाद दोनों शूटर मुंबई पहुंच चुके थे। विशाल कालू और दूसरा शूटर पिछले 15 दिन से कहा जा रहा है कि मुंबई में ही रह रहे थे। विशाल कालू के सहयोगी शूटर ने रायगढ़ से एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी। सलमान खान के घर के बाहर कई बार शूटर्स ने रेकी भी की। 14 अप्रैल को बताया जा रहा है कि बाइक से दोनों शूटर सलमान खान के घर के बाहर पहुंचे। दोनों शूटर्स ने सलमान के घर पर फायरिंग की और फरार हो गए। सलमान के घर पर जिस तरह से हमला किया गया, उससे 2 बातें समझी जा सकती है। पहली तो यह कि फायरिंग सिर्फ सलमान खान को धमकाने के लिए की गई, क्योंकि ईद के मौके पर सलमान खान खुद ही बैल्कनी में आए थे। अगर मारना ही होता तो शायद उस दिन करते। दूसरा, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखा हुआ है कि अभी यह चेतावनी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद दोनों शूटर्स किस तरह से फरार हुए, उसकी जानकारी भी आपको देता हूं। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक से करीब 1 किलोमीटर दूर तक गए। वहां माउंट मेरी चर्च के पास हमलावरों ने बाइक को छोड़ दिया। बाइक छोड़कर हमलावर ऑटो पकड़ के बांद्रा स्टेशन पहुंचे। बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बोरीवली के लिए उन्होंने लोकल पकड़ी। 5:13 पर हमलावर सांता क्रूज स्टेशन पहुंचे। सांता क्रूज स्टेशन से दोनों हमलावर वकोला की तरफ निकले। सांता क्रूज स्टेशन से बाहर निकलते समय उनकी जो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस अब इसके आगे के सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है ताकि शायद कोई सुराग उन्हें मिल जाए। सलमान खान सालों से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। सलमान खान का पूरा परिवार भी इसी अपार्टमेंट में रहता है। सलमान खान करीब 40 साल से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर सलमान खान रहते हैं। सलमान खान का 1 BHK फ्लैट L शेप में है। सलमान के पेरेंट्स गैलेक्सी अपार्टमेंट के पहले फ्लोर पर रहते हैं। हर बार ईद के मौके पर सलमान खान फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में आकर अपने फैंस से मिलते हैं। इस बालकनी की ऊंचाई सड़क से बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिए ना, आपको खुद ही दिख रहा है कि सड़क और बालकनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए बालकनी को हमेशा ढक कर रखा जाता है। इसके नीचे कुछ दुकानें हैं जहां लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। सलमान खान के पूरे परिवार के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट बहुत छोटा है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से भी इस जगह की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सलमान के घर पर चलाई गई गोली घर के अंदर भी जा सकती थी। अगर मैं आपको यह तस्वीर दिखाऊं, जरा यहां डालिए, ये तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं
कि किस तरह से बिल्कुल आप समझिए कि बहुत बड़ा खतरा था सलमान खान के लिए। अगर आप देखेंगे ये तस्वीर देखिए, ये वो बैल्कनी है जो ढकी हुई है जहां पर सलमान खान आते हैं और वहां पर वो ईद की बधाई देते हैं, दर्शकों का अभिवादन करते हैं। ये खिड़की है, एक गोली कहा जा रहा है कि ये इस खिड़की के आसपास लगी है, ये दूसरी खिड़की है, और ये देखिए यहां पर जो गोली का वो गोला बना रहा था उसको यहां पर ये चढ़ा हुआ व्यक्ति फॉरेंसिक वाला होगा और यहां पर गोली लगी, मतलब यहां बैल्कनी और यहां पर गोली लगी। अब या तो जानबूझ के यहां मारा है या चलते चलते चला रहे थे इसलिए यहां गोली लगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहां खिड़की है, खिड़की से भी गोली अंदर गई होती तो कांड हो सकता था, कौन कहां है क्या पता। तो इसलिए बड़ी खतरनाक घटना हुई है और इसमें सलमान खान के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी बड़ा संकट का वक्त है। और वो लोग कह ही रहे, अरबाज खान कह रहे हैं कि बड़ा हम लोग घबराए हुए हैं भाई, लेकिन पुलिस कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा।